बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद रहील साबर। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो हमारा डिस्कशन पे है। लास्ट आपको टेस्ट दिया गया जो 25 एमसीक्यूज़ का था, सिलेबस भी आपको गिवन था। अब उस 25 एमसीक्यूज़ में कौन से एमसीक्यूज़ का क्या आंसर है, क्यों आंसर है, आइए जी उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट की डिस्कशन। तो उसमें पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट का स्ट्रक्चर है जी, उसके बारे में हमें पूछ रहा है। इट इज अंडरग्राउंड पार्ट, नहीं जी अंडरग्राउंड पार्ट तो नहीं होता, वो तो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट था। इट हेल्प इन द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में जो हेल्प करता है वो क्रोमोप्लास्ट करता था। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, जी बिल्कुल ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग था क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट था। इन्वॉल्व इन लिपिड सेंसेस, जी बिल्कुल ये नहीं है, तो आपके पास चार्ली ही ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आते हैं जी 2 की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो नीचे जो ऑप्शन है इनमें से हमने वो स्ट्रक्चर ढूंढना है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो नहीं है। अल्फा है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो डबल मेम्ब्रेन है। बीटा है वैक्यूल, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट डबल है। न्यूक्लियस ये भी डबल है। आइए जी चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। विच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे आपने स्ट्रोमा का नाम दिया था। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या है आइए जी देखते हैं। अल्फा में बोल रहा है जी डीएनए, जी बिल्कुल डीएनए तो होता है। बीटा बोल रहा है जी एंजाइम, जी बिल्कुल एंजाइम भी होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करा जाए। सी राइबोसोम, जी बिल्कुल राइबोसोम भी होते हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स की क्या बनाई जाए, प्रोटीन बनाई जाए। डेल्टा है जी ऑल ऑफ दीज, जी बिल्कुल जी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डीएनए भी है, एंजाइम भी है, राइबोसोम्स भी है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड। तो प्लास्टिड आपने पढ़ा था चैप्टर 4 का, और उस प्लास्टिड की आपने 3 टाइप पढ़ी थी। एक था क्रोमोप्लास्ट, एक था ल्यूकोप्लास्ट, एक था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने कहा फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल की बिहाफ पे। क्रोमोप्लास्ट आपने कहा डिफरेंट कलर देता है अदर देन ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट हमने कहा था पिगमेंटलेस होता है, अंडरग्राउंड होता है और ये फूड को क्या करता है, रिजर्व करता है। सो आइए जी बात करते हैं पेटल्स, नहीं वहां तो क्रोमोप्लास्ट होता है। बीटा है जी रिपेंट फ्रूट, वहां भी क्रोमोप्लास्ट होता है। चार्ली अंडरग्राउंड पार्ट, जी बिल्कुल जी अंडरग्राउंड पार्ट्स में ही होता है। लीव्स, लीफ में तो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट की बिहाफ पे, तो चार्ली ऑप्शन ही बनता है। आइए जी 5th एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट डिस्टिंग्विशेस द सेल एज बीइंग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक हमने यही किया था। अब उसमें क्या था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस आपने देखा था, और जो डिफरेंस था, जो पहला डिफरेंस बनता था वो न्यूक्लियस की बेस पे बनता था। तो यहां पे भी वो डिफरेंस पूछ रहा है। अल्फा राइबोसोम, जी बिल्कुल राइबोसोम की बेस पे बन सकता है, लेकिन आपको पता है एक 70S था एक 80S था, दोनों में है, ठीक है जी। सिर्फ फर्क किसका आता है 70 और 80S का, लेकिन है दोनों में। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंस है दोनों में। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन और उधर सेलुलोज और काइटिन, इसका डिफरेंस है दोनों में। डेल्टा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सिर्फ एक में होता है, यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो जो बेसिक डिफरेंस बनता है वो किस बेस पे बनता है, न्यूक्लियस की बेस पे बनता है। नेक्स्ट 6, द माइक्रोफिलामेंट कंपोज्ड ऑफ। अब साइटोस्केलेटन आपने पढ़ा था। साइटोस्केलेटन आपने कहा था जी प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो सेल को सपोर्ट करते हैं, सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल की एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। तो उसमें 3 तरह के प्रोटीन फाइबर थे हमारे पास। एक शामिल था माइक्रोफिलामेंट के अंदर, एक था माइक्रोट्यूब्यूल और एक था हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो पूछा जा रहा है माइक्रोफिलामेंट जो कि सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या शामिल होता है जी। अल्फा एक्टिन, जी बिल्कुल एक्टिन तो होती है। बीटा जेलेटिन नहीं होती। चार्ली केराटिन नहीं होती। डेल्टा ट्यूबुलिन, ये तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है। तो अल्फा ही ऑप्शन है जी आपके पास 6 का। 7 की तरफ चलते हैं। व्हेन ऑल एंजाइम्स आर फिल्ड विद सबस्ट्रेट दिस स्टेट कॉल्ड एज। तो आपने पढ़ा था अफेक्ट डिफरेंट फैक्टर्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर सबस्ट्रेट की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएं, एक वक्त ऐसा आता है एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की मिकदार आपस में बराबर हो जाती है, उसके बाद आप जितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ाएं कभी भी रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा। उस वक्त सारे एंजाइम फिल हो चुके हैं, सारी एक्टिव साइट फिल हो चुकी हैं। उस स्टेट को हमने क्या कहा था, सैचुरेशन कहा था। तो अल्फा ऑप्शन है जी डीनेचुरेशन नहीं, ये तो हाई टेम्परेचर पर या पीएच चेंज करने पे होती है। सैचुरेशन जी बिल्कुल यही होती है जब सारे एंजाइम की एक्टिव साइट फिल हो चुकी हो। सुपर सैचुरेशन स्टेट, इसका एंजाइम से कोई रिलेशन नहीं, ये तो
सोल्यूशन के साथ रिलेशन है केमिस्ट्री के अंदर। इनहिबिटर जब क्या होता है, कोई चीज आके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है और जेन्युइन सबस्ट्रेट नहीं मिलता तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तब होता है। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं 8th की तरफ। विद इन क्लोरोप्लास्ट लाइट इज कैप्चर्ड बाय, अब क्लोरोप्लास्ट वही प्लांट के अंदर प्लास्टिक के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखते हैं जी लाइट वो कहां कैप्चर करता है, अल्फा ग्रेना, जी बिल्कुल ग्रेना तो करता है विद इन सिस्टर्नी, लेकिन सिस्टर्नी स्ट्रक्चर नहीं होते क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बीटा है जी थैलोकाइड, जी बिल्कुल थैलोकाइड तो होता है, जो लाइट को कैप्चर करता है उसी में क्लोरोफिल है। विद इन ग्रेना, जी बिल्कुल यही वाला ठीक बन रहा है। आइए जी जरा चार्ली भी देख लेते हैं। सिस्टर्नी विद इन ग्रेना, तो ग्रेना में सिस्टर्नी नहीं होते, पहले भी बताया। डेल्टा ग्रेना विद इन थैलोकाइड, थैलोकाइड के अंदर ग्रेना नहीं होते, ग्रेना के अंदर थैलोकाइड होते हैं, तो ग्रेना इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थैलोकाइड्स। तो आपके पास बीटा ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है जी 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस एन ऑर्गेनली विद इट्स फंक्शन, तो ऑर्गेनली है, साथ उनके फंक्शंस हैं, जो ठीक मैच कर रहा है वो बताना है जी। अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं करता, वो तो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। न्यूक्लियस सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं है, तो सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। चार्ली राइबोसोम मैन्युफैक्चर लिपिड नहीं है, तो प्रोटीन बना रहा होता है। सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज करता है प्लांट वगैरह के अंदर, जी बिल्कुल यही बनता है। नेक्स्ट 10th MCQs, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिग्रेडेशन इन अ सेल इज अ फंक्शन ऑफ, अल्फा है जी राइबोसोम नहीं है, तो प्रोटीन बना रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। पेरोक्सिसोम, जी बिल्कुल यही होता है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करता है, स्टोर करता है। और ग्लाइऑक्सिसोम ये प्लांट भी होता है जो स्टोर लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। 11th की तरफ चलते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट इनक्लोजेस अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड, अब क्लोरोप्लास्ट की बात होगी तो क्रिस्टी ये तो कभी भी नहीं इसमें होता। थैलाकॉइड, जी बिल्कुल थैलाकॉइड ही होते हैं जिनसे एक स्टैक बनती है, एक ढेर बनता है, जिसे आपने ग्रैनम कहा था। सी प्लास्टिड है, डेल्टा सिस्टर्नी है, तो वही वाला जी बीटा ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। 12 की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन अ मैच्योर लिविंग प्लांट सेल इज, अब प्लांट सेल जो है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं जी बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस ये भी नहीं, ये भी बहुत छोटा सा होता है। सेंट्रल वैक्यूल, जी बिल्कुल यही सबसे बड़ा होता है, जिसकी बिहाफ पे बाकी सारे स्ट्रक्चर साइड पे पड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली, अब स्ट्रक्चर हमारे पास थे सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, तो अब हमने बताना है विदाउट मेम्ब्रेन कौन सा है। अल्फा है लाइसोम, ये तो सिंगल मेम्ब्रेन था। बीटा है पेरोक्सिसोम, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन था। सेंट्रियोल, जी ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। चलते हैं 14 की तरफ। सोमैटिक सेल, सेल दो तरह के होते हैं याद रखिएगा, सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल। सोमैटिक सेल वो होते हैं जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि जर्म लाइन सेल वो होते हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, यानी जो गैमीट्स फॉर्मेशन करते हैं। तो जब सोमैटिक सेल होगा हमेशा सेल डिप्लॉयड होंगे, और जब जर्म लाइन सेल्स होगा स्पर्म बनेंगे और आपके पास एग बनेगा, वहां पे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, उन्हें जर्म लाइन सेल कहते हैं। तो सोमैटिक सेल की बात हो रही है और वो भी ह्यूमन के, तो हमने क्रोमोसोम बताने हैं 10 हैप्लॉइड, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे तो 46 हैं। बीटा है जी 92 डिप्लॉइड, नहीं बिल्कुल हमारे तो 46 डिप्लॉइड है। 23 हैप्लॉइड, नहीं सोमैटिक सेल की बात हो रही है तो डबल होंगे, तो 46 डिप्लॉइड, डेल्टा ही आपके पास आंसर बनता है। 15 की तरफ चलते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल, तो अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद हो, न्यूक्लियस के अंदर पढ़ाया था, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, और बताया था यहाँ पे आपके पास ये 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। अब ये जो 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलते थे, क्रोमैटिड्स बोलते थे, और यहाँ से ये अटैच हैं, इस पॉइंट को हम बोलते थे सेंट्रोमियर, और यही वो जगह है जहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है, हेल्ड किया जाता है और अरेंज किया जाता है। तो जो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं वो कौन से, जीन जी बिल्कुल नहीं, बीटा न्यूक्लियाई बिल्कुल नहीं, क्रोमैटिड यही वाला है जी, चार्ली ही ऑप्शन बनता है। क्रोमैटिड जो है वो दोनों में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी 16 की। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑल एंजाइम इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर जितने भी एंजाइम है सारे वर्क कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, अल्फा 36, बीटा 37, चार्ली 38, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट 37 जो है वो हमारी बॉडी में सारे एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई एंजाइम अपनी मैक्सिमम फंक्शनैलिटी शो कर रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी 17 की तरफ। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ,
तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक भी होता है, दो भी होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेल। और ये विदाउट मेम्ब्रेन था। क्या काम करता है? अल्फा प्रोटीन बनाना, नहीं जी ये तो राइबोसोम बनाते हैं। बीटा लिपिड बनाना, नहीं जी ये भी नहीं, ये तो एसईआर बना रहा है। चार्ली राइबोसोम, जी बिल्कुल, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बना रहा होता है। डेल्टा लाइसोसोम, नहीं ये तो डाइजेशन का काम करते हैं। तो 18 की तरफ चलते हैं। कोफैक्टर विच इज डिटैचेबल एंड ऑर्गेनिक, तो डिटैचेबल और साथ ऑर्गेनिक की भी बात होगी। आपको याद होगा आपने जब पढ़े थे कोफैक्टर, वो दो तरह के थे, एक था ऑर्गेनिक एक्टिवेटर और एक था इनऑर्गेनिक जो एक्टिवेटर था, और एक था आपके पास ऑर्गेनिक जो प्रोस्थेटिक ग्रुप थे और कोएंजाइम थे। उनमें से कोएंजाइम बाय नेचर जो था वो ऑर्गेनिक था और डिटैचेबल था, जिसमें विटामिन्स वगैरह आपने पढ़े थे। तो कोफैक्टर अल्फा बीटा कोएंजाइम, जी बिल्कुल कोएंजाइम ही होता है जो ऑर्गेनिक भी होता है और डिटैचेबल, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है लेकिन वो कोवलेंटली जुड़ा होता है। डेल्टा जो है वो एक्टिवेटर है, ये आपके पास इनऑर्गेनिक है और ये भी डिटैचेबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक की बात थी इसलिए कोएंजाइम आंसर था। 19 द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन कॉल्ड, तो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो छोटे से पार्ट पे होती है। अब छोटा सा पार्ट कौन सा है? अल्फा एक्टिव साइट, जी बिल्कुल यही वाला ही होता है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यही वो पार्ट होता है जो क्या कर रहा होता है? कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा होता है, यानी सबस्ट्रेट को अटैच करता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। नेक्स्ट, एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज, अब एक्टिवेटेड एंजाइम है, इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर शामिल है। जब कोफैक्टर शामिल है तो आपने कहा था जब एंजाइम के साथ कोफैक्टर हो वो एक्टिव है, उसे हम होलो कहते हैं, और जब एंजाइम के साथ माइनस कर दिया जाए उसका कोफैक्टर तो वो इनएक्टिव हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अपो बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बात हो रही है कोफैक्टर अटैच है और फंक्शनली एक्टिव है, तो डेफिनेटली आंसर होगा होलो एंजाइम, और अगर माइनस होता तो फिर आंसर क्या होता है? अपो एंजाइम। नेक्स्ट जी 21 की तरफ चलते हैं। द एंजाइम माइनस इट्स, अब वही वाली बात होगी, ऊपर वाला प्लस था तो अब माइनस की बात हो रही है। जब माइनस होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब की बार आंसर आपके पास क्या होगा? अपो एंजाइम। चलते हैं 22 की तरफ। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम आर नाउन एज, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलकर उसकी फंक्शनैलिटी में, उसकी एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं, उसे कोफैक्टर कहते हैं, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी था, एक्टिवेटर भी था, कोएंजाइम भी था। तो कोएंजाइम, एक्टिवेटर, कोफैक्टर ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इसे ऑल ऑफ दीज का नाम देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ही ठीक है जी। नेक्स्ट 23, मैनी एंजाइम फंक्शंस बाय डैश द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो एंजाइम के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो वहां आपने पढ़ा था जब भी एंजाइम आता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? हमने कहा था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आ रिएक्शन। तो जब एंजाइम होंगे उसकी बिहाफ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी और प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं जी? लॉयरिंग दी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 24 की तरफ। द साइट वेयर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस टेक प्लेस इज कॉल्ड एज, तो एग्जैक्ट इसी तरह का पीछे पड़ा था, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज थी कि एंजाइम की वो साइट जहां पे सबस्ट्रेट आके मिलता है और प्रोडक्ट बनता है यानी कैटालाइसिस होती है, वो कौन सी साइट है? तो अल्फा ही है जी, एक्टिव साइट ही होती है। लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं 25। EI कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म कोवलेंटली बाय, अब कौन सी चीज है जो कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ती है एक्टिव साइट के ऊपर? आपको याद होगा आपने कहा था इनहिबिटर दो तरह के थे, जो वीक फोर्स से जुड़ते थे। जब वीक फोर्स से जुड़ते थे इसका मतलब एंजाइम को रिकवर किया जा सकता है, हमने उन्हें बोला था रिवर्सिबल। और फिर उसकी आगे दो टाइप थी, कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव। और एक हमने पढ़ा था जो कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। जब वो कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्मली अटैच हो चुके हैं, एंजाइम कैन नॉट बी रिकवर, कंफर्म बात है, वो खराब होकर रहेगा। तो जब बात हो रही है EI कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कोवलेंटली बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकवर नहीं होगा। जब रिकवर नहीं होगा एंजाइम, उसे हमने कहा था इररिवर्सिबल इनहिबिटर। तो अल्फा है जी रिवर्सिबल, नहीं बिल्कुल, इसको तो हम कर सकते थे। इररिवर्सिबल इनहिबिटर, जी बिल्कुल, इसको भी हम जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बीटा ही ऑप्शन आपके पास ठीक है। तो यहाँ तक जो थे आपके 25 MCQs कंप्लीट हुए। कोशिश तो की है आपको हर एक का आंसर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए, और जो आंसर नहीं बनते वो क्यों नहीं बनते ये भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।